कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात वो कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल डज नॉट प्ले ए रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। आप समझिए, बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जितने भी लिविंग और क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो ए सेलुलर होंगे यानी यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी होगी, या फिर वो मल्टी सेलुलर होंगे यानी कि जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है ना। जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, क्या, हम एक टर्म यूज करते हैं मेटाजोआ। क्या यूज करेंगे हम? मेटाजोआ। अब सबसे पहले जब किसी भी क्रिएचर की स्टार्टिंग होती है तो वो सिंगल सेल होता है। कैसे होता है? सिंगल सेल। फिर उसकी सेल जो है वो डिवाइड होकर अपने जैसी बहुत सारी सेल्स जो है वो बना सकती है। इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन, हर सेल की जो सेल डिवीजन की रेट है वो अलग होती है। अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में सेल डिवीजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए, कभी कभी हमारी ये सेल्स स्टिमुलेट होकर किन्हीं केमिकल्स की वजह से या कोई एक्सरेज की वजह से हमारी कभी ये सेल्स जो है बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है, स्टिमुलेशन हो जाता है इनमें, और ये सेल्स बहुत तेजी से रैपिडली डिवीजन करना शुरू कर देंगी। तो जब एनॉर्मस डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर पार्ट पर सेल्स की नंबर्स बढ़ जाएगी, और जब उस पर्टिकुलर पार्ट पर सेल्स की नंबर्स बढ़ जाएगी तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कहलाएगा कैंसरस। उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर नॉर्मल नंबर ऑफ सेल डिवीजन जो है वो नॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो किसी भी तरीके से स्टिमुलेट हो जाए और वो सेल डिवीजन इतनी तेजी से हो कि वहाँ पर एनॉर्मस नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि उस पार्ट में कैंसर हो गया। वो हो सकता है ब्लड की WBC सेल्स, जो मैंने आपको ब्लड कैंसर के बारे में पढ़ाया था, है ना, वहाँ पर भी तो यही हो रहा था। जो नंबर ऑफ WBC हैं वो बहुत सारी हो गई थी, यानी कि उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी, तो उसको हमने क्या बोला था? ब्लड कैंसर बोला था। ऐसे ही बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है और बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो वो पार्ट एक तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स है ना, तो उस पार्ट को हम कहेंगे कि यहाँ कैंसर हो गया है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो डिवाइड होती हैं, और सेल डिवीजन जो है जनरली दो तरीके का आपको मैं बता रहा हूँ। एक होता है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन, एक को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन, और एक होता है आपका मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, एक कौन सा होता है? माइटोटिक, और एक होता है मियोटिक। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। एक कहलाता है समसूत्री कोश का विभाजन, समसूत्रीय कोशिका विभाजन, और दूसरा होता है जो मियोटिक सेल डिवीजन है, उसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। कैसा? अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। दो तरीके का सेल डिवीजन आपको पता होना चाहिए। सेल्स में या तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या मियोटिक सेल डिवीजन होगा, या कौन सा होगा आपका? माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या फिर मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन में अंतर समझ लीजिए आप। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होगा कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो सेल्स बनाएगी, दो डॉटर सेल्स बना देगी। एक सेल जो है वो डिवाइड होकर कितनी डॉटर सेल्स बनाएगी? दो डॉटर सेल्स बनाएगी, अपने जैसी ही दो संतानें बना देगी, यानी कि दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। डिवीजन के समय क्या होगा कि सूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स। सूत्र का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम। कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या होंगे? दोनों सेल्स में उतने रहेंगे जितने की पहली सेल्स में थे। अगर इस सेल में 3 क्रोमोसोम्स थे तो इसके द्वारा जो दोनों सेल्स बनी है उन दोनों सेल्स में भी 3 क्रोमोसोम ही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी की पेरेंट सेल में थी, जितनी की मदर सेल में थी, उतनी ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो किस में होंगे? डॉटर सेल्स में होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया
समसूत्री, समसूत्री का मतलब सूत्रों की संख्या समान है, यानी क्रोमोसोम की संख्या समान है। और क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि जब सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस भी क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट करता है, जबकि उसमें पहला ऑप्शन ये लिखा है कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस जो है वो भाग नहीं लेता है। तो इसका मतलब पहला वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो पहली बात मैंने बताई कि समसूत्री कोश का विभाजन जो होगा उसमें एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगी? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वही रिटेन रहेगी जो कि किसमें थी? मदर सेल में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनाएगी। कितनी बनाएगी? 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी? 4। और ये 4 डॉटर सेल्स क्या है कि दरअसल ये वाला जो सेल डिवीजन है ये 2 स्टेप में पूरा हो पाएगा। पहली बार 2 बनेंगी और फिर वो तुरंत दोनों जो है 2-2 और बना देंगी, है ना। तो एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनी? 4 डॉटर सेल्स बनी। अगर एक मदर सेल्स 4 डॉटर सेल्स को बनाता है तो ये डिवीजन आपका क्या कहलाएगा? इसको हम मियोटिक सेल डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। अब यहां पर समझिए, अर्धसूत्री तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। ठीक है, तो जब भी एक पेरेंट सेल या मदर सेल से जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधी रह जाएगी, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। इसीलिए इस डिवीजन का नाम क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 2 तरीके का सेल डिवीजन हमारी बॉडी में सेल्स में होता है, एक होता है माइटोटिक और दूसरा होता है मियोटिक। इस मियोटिक सेल डिवीजन को हम एक नाम और देते हैं, रिडक्शन डिवीजन। इसी को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक, अब कौन सी सेल्स ऐसी हैं जिसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, कौन सी सेल्स ऐसी हैं जिनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है? तो देखिए, जो हमारे बॉडी की काया, बॉडी की जो वेजिटेटेड है, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो सभी उसमें जो सेल्स हैं उसमें कौन सा डिवीजन होता है? उसमें होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, और जो हमारे जर्म सेल्स हैं जैसे स्पर्म्स एंड ओवम, ठीक है, ये हमारी जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? मियोटिक। तो ये वेजिटेटिव सेल्स में होता है। ये डिवीजन कहाँ होता है? वेजिटेटिव सेल्स में होता है। वेजिटेटिव सेल्स को हम कहेंगे कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं, काया यानी कि शरीर, बॉडी जिससे बना है, उन कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है? तो हम कहेंगे कि उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और ये वाला डिवीजन जो है वो हमारी जेनेटिक सेल्स में होता है। किस में होता है? जेनेटिक सेल्स में होता है। जेनेटिक सेल्स का मतलब हो गया आपकी जननिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। ठीक है, जनन कोशिकाएं, इसको और भी कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं, है ना। और एग्जाम्पल देना चाहें तो स्पर्म एंड ओवम, ओवम और स्पर्म की सेल जो है वो किस प्रकार के डिवीजन को शो करेंगी? तो हम कहेंगे वो कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक सेल डिवीजन होगा। यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसमें एक कोशिका डिवाइड होकर कितनी सेल्स बनाएगी? 4 सेल्स बनाएगी। ठीक है, देखिए, जो सेल डिवीजन में सेल के अदर भाग जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेल के अदर पार्ट डिवाइड हो तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेज। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेज। यहां तक बात समझ में आ गई? या साइटोकाइनेसिस, या साइटोकाइनेसिस, यानी कि सिर्फ इसमें क्या है कि सेल अदर पार्ट डिवाइड होंगे। और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं हम इसे? कैरियोकाइनेसिस। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि पहले क्या होता है? पहले कैरियोकाइनेसिस होती है या साइटोकाइनेसिस होती है? तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होती होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी। बात समझ में आ गया? तो ये होता है केंद्रक विभाजन। ये क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। और ये क्या होगी? आपकी कोशिका विभाजन। पहले क्या डिवाइड होगा? केंद्रक डिवाइड होता, उसके बाद कोशिका डिवाइड हो जाएगी, यानी कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। तो पहले प्रोसेस होगी क्या? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे बाद प्रोसेस होगी क्या? साइटोकाइनेसिस। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर है ना? 2 तरीके का सेल, ये जो
सेल डिवीजन है आपका समसूत्री, ये किस प्रकार की कोशिकाओं में, तो वेजिटेटिव सेल्स में, जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उन सेल्स में, यानी कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। और जो जेनेटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब हो गया आपका मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यही था, पहला इसका क्या था कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल डज नॉट प्ले ए रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये बात जो है गलत है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड होता है। दूसरा वो कह रहा है क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसकी भी बात मैं बता देता हूं। क्रोमोसोम की बात चली थी हमारी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे। क्रोमोसोम्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग गुणसूत्र। क्या कहते हैं इनको हम, गुणसूत्र। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे वॉल्डेयर, क्या नाम था उनका, वॉल्डेयर। इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म का यूज किया था। किसने यूज किया था, वॉल्डेयर ने। किस शब्द का प्रयोग किया था, क्रोमोसोम टर्म का यूज किया था। क्रोमोसोम्स हैं क्या, ये समझो पहले। क्रोमोसोम क्या है कि डीएनए और प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है क्रोमोसोम में, हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलते हैं तो बनता है क्रोमोसोम। तो क्या बनेगा हमारा, क्रोमोसोम बनेगा। तो किसी भी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो होगी वो किससे होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो हम नाम भी उसका ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो बनते हैं क्रोमोसोम। अब यहां पर डीएनए की बात करते हैं हम लोग। किसकी, डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर बता रहा हूं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक बोला जाता है डीएनए और दूसरा बोला जाता है आरएनए। ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट है, और आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की हम बात कर रहे थे यहां पर। तो डीएनए और आरएनए हैं क्या, इन दोनों को हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, ये दोनों एसिड कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब डीएनए बनता कैसे है समझो। डीएनए के मॉडल से रिलेटेड एक मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, द्वय चक्रीय सिद्धांत। और ये दिया था, साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक। क्या नाम था उनका, वाटसन एंड क्रिक। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, तो गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। और इसके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल ये कहता है कि जो डीएनए है ये दो हेलिक्स से मिलकर बना होता है। कितने हेलिक्स से, दो। और दोनों हेलिक्स जो हैं वो एक रस्सी की तरह क्वाइल्ड रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों हेलिक्स जो हैं वो एक दूसरे से क्वाइल्ड रहेंगे। अब बात आगे समझो, यहां पर जो भी एक हेलिक्स है, ठीक, और ये डीएनए के दो हेलिक्स हैं, यानी दो सूत्र हैं, दो थ्रेड हैं, जो दोनों आपस में एक दूसरे से क्वाइल्ड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो दी थी वो किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। क्योंकि इसमें दो हेलिक्स हैं इसलिए इस मॉडल को कहा गया था डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। आगे बात समझिए कि डीएनए में ये हेलिक्स जो है ये है क्या। ये दरअसल हेलिक्स जो है एक पॉलीमर है। एक क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है कि एक बहुलक है जो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना है। मोनोमर्स का मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे मिलकर बना है। ठीक, तो ये एक पॉलीमर है, यानी डीएनए का एक हेलिक्स क्या है, एक पॉलीमर है
जो थेडलाइट स्ट्रक्चर में है। और ये बना कैसे है कि इसका जो एक मोनोमर है वो कैसे बनता है कि एक फास्फोरिक एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड कौन सा होता है, H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है। तो एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, और उससे जब एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है। शुगर कौन सी होती है, मैंने आपको वहां पढ़ाया जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, राइबोज शुगर। कौन सी होती है, राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है, जो कि कैसी होती है, एक पेंटोज शुगर होती है, वहां पढ़ाया। तो एक फास्फोरिक एसिड, एक पेंटोज शुगर, और इसके साथ कोई एक नाइट्रोजिनस बेस, बेस का मतलब क्षार, जिसे हम कहेंगे नाइट्रोजनी क्षार। अब जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, यहां पर समझिए, जो नाइट्रोजनी क्षार हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी दो कैटेगरी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें और थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए। ये जो नाइट्रोजिनस बेस्ड होते हैं, जो बेस होते हैं जो कि डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कहलाते हैं प्यूरीन, एक क्या कहते हैं, प्यूरीन, और दूसरे कहलाते हैं पिरिमिडीन। दूसरे क्या कहलाते हैं, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन, इनको दो ग्रुप में हमने बांट दिया। जो प्यूरीन है, इनको ये क्या है, इसमें दो कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती हैं, दो कार्बन वाली नाइट्रोजन रिंग होती हैं, नाइट्रोजन रिंग है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्यूरीन। इसको हम क्या कहते हैं, प्यूरीन। अगर वन कार्बन वाली नाइट्रोजन रिंग है, यानी वन कार्बन वाली नाइट्रोजन रिंग है, तो उसको हम कहते हैं पिरिमिडीन। यानी ऐसे सभी नाइट्रोजनस बेस जिनमें वन कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है वो पिरिमिडीन कहलाएंगे, और जिनमें टू कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है उनको हम प्यूरीन कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन दो आते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। ग्वानिन, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से पूछा जाता है कि प्यूरिन बेस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक। बाकी तीन, थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यूरेसिल, ये जो है आपके, ये किस कैटेगरी में आएंगे, पिरिडीन, ठीक। तो हमने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड हैं, नाइट्रोजनस बेस है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन का मतलब ऐसे नाइट्रोजनस बेस जिनमें दो कार्बन नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिन बेस। और अगर वन कार्बन नाइट्रोजन रिंग है तो उनको हम कहेंगे पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन, और उसके एग्जाम्पल पिरिमिडीन के थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर इनको हम ऐसे रखते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए एडेनिन जुड़ गया, अब इसमें तीन कंपाउंड हो गए, कौन कौन से हो गए बताओ, फास्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोज शुगर, और तीसरी क्या है, ये है क्या, एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों कंपाउंड से बना जो ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसे हम, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब ऐसे कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं, अगर मान लीजिए थाइमिन है तो यूरेसिल नहीं होगा, यूरेसिल है तो थाइमिन नहीं होगा, होंगे चार ही। तो इसका मतलब चार तरीके के नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं, चार तरीके के बन सकते हैं कि नहीं। एक के साथ मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है, ठीक है, और दूसरे के साथ दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है,
चौथा हो सकता है, ये हो सकते हैं कि नहीं? 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो एक चेन बन जाएगी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, चेन बनेगी, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इस चेन को हम क्या कहेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो डीएनए का एक हेलिक्स है। ये क्या है? उसका एक हेलिक्स है, जबकि डीएनए में कितने हेलिक्स होते हैं? 2 हेलिक्स होते हैं। यानी कि जो एक हेलिक्स बना हुआ है, जो एक थ्रेड बना हुआ है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और एक न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 3 चीजों से। कौन कौन सी? फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 4 तरीके के मुख्यतः। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन नहीं होगा तो यूरेसिल होगा, यूरेसिल नहीं है तो थाइमिन, होंगे 4 ही, ठीक है। तो 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़ेंगे और एक चेन बन जाएगी, जिसे एक कहेंगे सिंगल हेलिक्स। और इस तरीके के कितने हेलिक्स होंगे? 2 हेलिक्स होंगे, जो कि मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि इसमें कितने हेलिक्स होते हैं? 2 हेलिक्स होते हैं, ठीक है। और ये आपस में दोनों हेलिक्स कैसे होंगे? क्वाइल्ड होंगे। एक क्वाइल जो है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, एक क्वाइल जो है, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। कितने होंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। और इन हेलिक्स के बीच जो डिस्टेंस होगी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और एक हेलिक्स की लेंथ जो होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का स्पेस कितना निकल के आएगा भाई? ये पूरी 34 है और 10 भागों में डिवाइड होनी है, तो इसका मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉन का स्पेस होगा, गैप होगा। होगा कि नहीं? यानी कि जो हमने अभी इधर बताए, एक न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी का गैप होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड एक कॉइल में होंगे? एक कॉइल में कितने होंगे? 10। तभी तो ये हो गए 3.4। और पूरा एक कॉइल की हाइट कितनी होगी? उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो अभी हमने लेंथ कितनी बताई थी आपको? कितनी बताई थी आपको? ये 34 एंगल। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए डीएनए मॉडल है, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, उसमें एक क्वाइल्ड में, यानी कि जो एक भाग है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड होते हैं? तो हम कहेंगे कितने होते हैं? 10 होते हैं। और जो ये पूरा क्वाइल है, इस क्वाइल की यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में स्पेस जो होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होगा। और इसकी मोटाई, आपस में जो इनकी दूरी होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। इनकी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। ऐसे कई उसमें क्वाइल होंगे, ऐसे कई क्वाइल हो सकते हैं एक हेलिक्स में। अब आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारे लक्षण हैं, जैसे कि हमारी मान लीजिए आंखें भूरी हैं, बाल काले हैं, त्वचा स्किन जो है वो हमारी गोरी है, या हमारे और सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो सब इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो है वो आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करेगा। किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पहले एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर ग्वानिन, फिर साइट, हो सकता है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, कुछ भी हो सकता है। तो मल्टी, यानी कि इतने प्रकार के बन सकते हैं, ये अरेंजमेंट इतने प्रकार से हो सकता है। इसीलिए कभी भी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं करेगा, ठीक है, करता ही नहीं है। यहां तक कि अगर ट्विंस भी होंगे, एक ही माँ बाप की संतानें भी होंगी, तो मैक्सिमम डीएनए जो मैच करेगा वो 80% करेगा। कितना करेगा? 80%। 100% कभी भी किसी का डीएनए जो है वो मैच नहीं कर सकता है। और इसी का फायदा लेकर हमने एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। वो भी आप टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी में। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारे जितने भी लक्षण हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं?
वो किस पर डिपेंड करेंगे, जो सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक फास्फोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है पेंटोज शुगर, और तीसरा क्या होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और मैंने कहा कि उसको रिप्लेस करके यूरेसिल आ सकता है, यानी कि 4 तरीके के ही जो है वो हमको, आरएनए और डीएनए में यही अंतर है कि वहाँ यूरेसिल होता है और यहाँ पर थाइमिन होता है, ठीक है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनेगी तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स जो है यही हमारी जेनेटिक यूनिट हैं, यही क्या कैरी करती हैं, ये सारे सिम्टम्स जो हैं या सारे कैरेक्टर्स जो हैं माता पिता से, पेरेंट से उनकी संतानों में ले जाने का काम करेंगे। तो यही कैरियर है, माता पिता का डीएनए होगा और डीएनए ट्रांसफर होगा किसमें, जो भी उनकी ऑफस्प्रिंग्स होंगी, संतानें होंगी, उनमें डीएनए ट्रांसफर होगा। तो जब डीएनए ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता के कुछ लक्षण जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, संतानों में पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रांसफर होने से पहले इनमें मिक्सिंग होती है, मदर और फादर की मिक्सिंग होती है, इसलिए कॉम्बिनेशन सेम नहीं पहुंचता, वो बदल जाता है, ठीक है। वो आप डिवीजन में आप देखेंगे, है ना। तो इसीलिए कभी भी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए के समान नहीं हो सकता। जुड़वा बच्चे भी होंगे, बिल्कुल देखने में एक जैसे होंगे, फिर भी उनके डीएनए में अंतर होगा। उनकी कुछ आदतें, खैर पिक्चरें नहीं देखी आपने, मूवीज देखी होंगी कि दोनों जुड़वा थे, एक चोर बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है, तो कुछ ना कुछ उनके हैबिट्स में, कुछ ना कुछ उनके ट्रेट्स में जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। क्रोमोसोम्स बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन में कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं। हर एनिमल में, हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डिफरेंट होंगे, किसी में 46 होते हैं, किसी में कुछ नंबर्स होगी। हमारे नियरेस्ट एक और एनिमल है जिसको हम कहते हैं चिंपैंजी, चिंपैंजी में 47 होते हैं। एक उसका कम हो जाए या हमारा एक बढ़ जाए तो इधर का उधर हो जाएगा, है ना, हम चिंपैंजी या चिंपैंजी हम बन जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक में डीएनए की वो क्रोमोसोम की नंबर अलग अलग होती है। हमारे अंदर ह्यूमन में कितने होते हैं, 46, यानी कि 23 पेयर। कितने हो गए, 23 पेयर। अब 23 पेयर को भी अगर हम डिवाइड करके जानना चाहें तो इसमें से 22 पेयर जो होते हैं ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिनको कहते हैं हम ऑटोसोम्स। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। मेल में भी ऐसे ही होंगे और फीमेल में भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, यानी कि नर और मादा में एक जैसे होंगे। लेकिन 23 पेयर हो गए, बचा कितना पेयर बताओ, सॉरी 22 पेयर हो गए तो बचा कितना, 1 पेयर। 1 पेयर बचा कि नहीं, तो 1 पेयर का मतलब हो गया 2, यानी 1 पेयर जो होंगे उनको हम कहते हैं, 1 पेयर को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इनको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम सेक्स निर्धारित करेंगे, यानी लड़का या लड़की, यानी कि मेल या फीमेल। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो 1 पेयर हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए मेल है तो उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स वाई दोनों टाइप के होंगे। अगर फीमेल है तो उसके अंदर जो होंगे वो एक्स एक्स टाइप के होंगे, लेकिन होंगे 2 ही। और हमेशा 2 जो जीन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स भी कहते हैं। 2 जीन्स जो है वो मिलकर एक ट्रेट का निर्धारित करते हैं, एक लक्षण को डिनोट करेंगे, ठीक है। किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं, 2, ठीक है। 2 जीन्स जो हैं वो 2 एलील्स जो हैं वो एक जीन बनाते हैं, और एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को डिसाइड करेगा कि इससे कौन सा कैरेक्टर बनेगा। हाँ, फिलहाल यहाँ समझ में आई कि क्रोमोसोम की नंबर कितनी होती है, ह्यूमन में 46 या हम कहेंगे 23 पेयर, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 22 पेयर एंड 1 पेयर। 22 पेयर जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं। 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई। अगर मेल है तो एक्स वाई, अगर फीमेल है तो एक्स है, ठीक है।